हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। ये है BDTH फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 172 और इसमें रियून्स वाले आर्क की स्टोरी कंटिन्यू होगी। इस वजह से अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो हो सकता है आपको कुछ चीजें समझने में परेशानी हो। खैर, इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए हम रिकैप शुरू करते हैं। हमें पिछले एपिसोड में रियून्स का एंट्रेंस दिखाया जाता है जहाँ पे जॉन सेंटिन के टॉप डिसाइपल्स इकट्ठे होते हैं। फाइनली एंट्री होती है जियान की टीम की, जो सबके ध्यान को अपनी तरफ खींच लेती है क्योंकि दुनिया में हर तरीके के लोग मौजूद होते हैं। जब इकट्ठे हुए लोगों को जियान के पीछे इतनी खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती है। एक बंदा जियान से सारी लड़कियों की डिमांड करता है, लेकिन लगता है इसकी लाइफ की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी क्योंकि उसके बाद जियान ने इसे गायब कर दिया था। फाइनली अब जियान को कोई चैलेंज करने वाला नहीं होता। जियान और सुपर सेक के डिसाइपल्स फाइनली पहुंचते हैं ट्रू एंट्रेंस के सामने। ये एक लोहे का दरवाजा था जो कि अपने अंदर पावरफुल सील्स को रखता था। अच्छी बात है कि म्यूफंग और जियान को ऐसी चीजों से डील करने का थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। इस दरवाजे को खोलने के लिए सबको अपनी पावर सप्लाई करनी पड़ी थी, लेकिन जब उस आयरन गेट में छोटा सा गैप बनता है, जियान चुपके से अपनी टीम को लेकर उसमें एंटर हो जाता है। हालांकि जियान के ऐसे एक्शंस की वजह से बाकी लोग आगबूला हो गए थे, लेकिन क्योंकि दरवाजे की सीरीज को कोई मेंटेन नहीं कर रहा था, ये अपने आप ही बंद हो जाता है। सीन दिखाया जाता है अंदर का। जियान की टीम जहाँ टेलीपोर्ट होती है, वहां से एक स्पेशल पैसेज इन सभी को ले जाके एक समुद्र के ऊपर छोड़ देता है। ये भी टेंशन फ्री होकर उड़ने की कोशिश करते हैं। ये पाते हैं कि एक इनविजिबल फोर्स इनकी बैंड बजा रही है, मतलब ये उड़ नहीं पाते और ये गिरते हैं सीधा समुद्र के अंदर। ये समुद्र के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं 3 टापू और इनमें से हर एक आइलैंड के ऊपर कुछ न कुछ कीमती मौजूद होता है। जियान वन ऑफ विलन की सूची के साथ इन आइलैंड की तहकीकात करने के लिए तैरती हुई चला गया था। चलो वहीं से स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। जियान और सूची अपने ग्रुप से काफी दूर आ गए होते हैं, तभी इनके सामने अचानक से पानी चर्न होने लगता है। ये पानी बनाने लगा था बड़ी बड़ी वेव्स को, जो जियान और सूची का एक्सप्रेशन टाइट कर देती हैं। अपने सामने की बड़ी बड़ी लहरों को स्कैन करके जियान कहते हैं हम जितना उस एरिया के करीब जा रहे हैं जो आइलैंड्स के नीचे पड़ता है, ये वेव्स उतनी ज्यादा इंटेंस होते जा रही हैं। ऐसा लगता है इन टापुओं के नीचे एक ओवरवेलमिंग फोर्स मौजूद हो। कुछ सोच के सूची बोलती है मुझे लगता है इन आइलैंड्स में जाने का कोई न कोई एंट्रेंस जरूर होगा। कुछ और मीटर्स तक तैरने के बाद ये आइलैंड के नीचे के एरिया के काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन इनकी गलत एक्शन लेने की हिम्मत नहीं होती है। इस जगह के पानी में जियान को काफी अजीब चीजें महसूस हुई थी। पानी सतह पे गर्म होता है और नीचे एकदम डेंजरसली ठंडा होता है। सूची हल्की आवाज में कहती क्या तुम इसे सेंस कर रहे हो? इस पे जियान ने नोट किया था। वो कहता है अगर हम आइलैंड के अंदर जाना चाहते हैं तो हमें इस पानी को पार करना होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पानी के नीचे से कोई चीज हमें देख रही हो। अपनी स्मॉल परफेक्शन एम्परियम की सोल के साथ वो होली फ्लेम को ही पोजेस करता था। अगर जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को नहीं भी फैलाता है, तब भी उसका शरीर खतरों को अपने आप ही सेंस कर सकता है। उसे समुद्र के नीचे की अनसेटलिंग प्रेजेंस काफी चिंता में डाले हुए थी। सूची कहती है क्या तुम श्योर हो? जियान स्माइल के साथ बोलता है हाँ, बट क्योंकि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वापस लौटने का सवाल नहीं उठता। सूची कहती है अगर नीचे छिपा हुआ क्रीचर 8 स्टार दूध या उसे ऊपर की स्टैंड को रखता हो तो क्या तब भी हम उसे हैंडल कर पाएंगे? जियान कहता है चलो इसका पता लगाया जाए। बिना हेजिटेशन के फिर से आगे बढ़ जाते हैं। बस इस बार फुल्ली अलर्ट होते हैं। 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, इसी साथ जियान गया था आइलैंड की परछाई के अंदर, मतलब उसके दायरे के अंदर, और बस यहीं पे उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। अचानक से समुद्र की सतह के ऊपर एक तेज दहाड़ की आवाज सुनाई देती है। ये डेफनिंग रोर पानी की गहराइयों में से आया होता है और इस आवाज को सुन के जियान के चिल फैल गई थी। कुछ समय पहले सूची मजाक कर रही होती है, लेकिन लगता है वो मजाक सच निकला। वो तुरंत ही चिल्ला के बोलती वापस लौटो। इतने में स्प्लैश की आवाज के साथ पानी की सतह से पानी उठा था, एक बड़े से वाटर एरो में बदल के सूची की तरफ शूट होता है। वो तुरंत ही अपने सामने एक इनविजिबल बैरियर बनाती है। बैंग की आवाज के साथ दोनों के बीच में कोलिजन हुआ था। हम तुरंत ही सूची को पीछे जाते हुए देखते हैं। सूची के बैरियर में कई क्रैक्स आ चुके थे। वहीं पे वो पानी जो कि चारों तरफ बिखर गया था, हम उसे फिर से कंडेंस होते हुए देखते हैं। फाइनली बारी आती है जियान के एक्शन लेने की। तुरंत ही पफ की आवाज के साथ उसकी बॉडी को एक टेरिफाइंग फ्लेम कवर करती है। वो भले ही 10-15 मीटर से ज्यादा ऊपर न उठ पा रहा हो, लेकिन कुछ समय तक फ्लेम्स उसे हवा में फ्लोट करने का मौका देती है। अटैक का नाम था ग्रेट हेवन फॉर्चून पाम। पीछे से स्पेस को चीर के एक बड़ा सा हाथ बाहर आया था। एक क्रैश की आवाज के साथ उस वाटर एरो से टकरा गया था। अटैक के अंदर से वो फ्लेम पानी को तुरंत ही धुएं में बदल देती है, लेकिन इस अटैक की वजह से जियान को भी 4 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। सूची दांती मीस के बोलती है डैम इट, जो भी चीज नीचे मौजूद है वो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है। जियान के चेहरे पे भी कड़वाहट मौजूद थी। वो कहता है ये समुंदर मेरी फायर एबिलिटीज को दबाता है, इस वजह से मेरी पावर आधी हो चुकी है। ये सुन के सूची नोट करती है। वो कहती है भले ही तुम्हारे हाथ बंधे हुए हो, लेकिन ये पानी मेरे विंड एट्रीब्यूट को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे सूची ने अपनी हैंड्स
चीज परफॉर्म करी थी। वूशिंग की आवाजों के साथ चारों तरफ से हवा उसे जियान के बराबर उठा लेती है। ये एक 10 मीटर चौड़ा एयर बबल बनता है जिसने जियान को भी अपने अंदर ले लिया था। इस सीन को देख के जियान भी तारीफ करते हुए बोलता है इम्प्रेसिव, लेकिन लगता है इनके ऐसा करने की वजह से नीचे मौजूद एंटिटी भड़क गई थी। स्प्लैश 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 की आवाजों के साथ 10 पानी से बने खंबे ऊपर राइज होते हैं। इनमें से हर एक पिछले वाले से पावरफुल होता है। अच्छी बात है कि सूर्य की एनर्जी की वजह से अब उसे पानी की चिंता नहीं करनी होती और वो फ्लेम को पूरा यूज कर सकता था। जियान कहते हैं मैं देखता हूँ। एक बार फिर से यूज किया जाता है ग्रेट हेवन फॉर्चून पाम और उसके बाद आई थी येलो स्प्रिंग फिंगर। दोनों जाके क्रैश होते हैं वाटर कॉलम से। एक वाटर कॉलम को फोड़ने के बाद ये सीधा दूसरे से जाके टकराते हैं। इस तरीके से जियान ने 10 में से 4 का सामना कर लिया था। वो तुरंत ही समन करता है अपनी हैप्पी रूलर को। फाइनली रूलर हवा में डांस करने लगती है। 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर की फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, थर्ड स्ट्राइक, फोर्थ स्ट्राइक, ज़ुइंग ज़ुइंग की आवाजों के साथ मैसिव रूलर ग्लोस आगे बढ़ जाते हैं। ये एक पॉइंट के बाद कंबाइन हो जाते हैं। जियान का अटैक उन सारे वाटर कॉलम्स को तबाह कर देता है। जियान की फ्लेम ने पानी को भाप में बदल दिया था। सूची ने जियान की परफॉर्मेंस पहली बार देखी होती है। वो कहती लगता है तुम दूसरों को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानने नहीं देना चाहते। इस पर जियान कुछ बोलने ही वाला था तभी अचानक से पानी फिर से चर्न होता है। फिर दिखाई देते हैं कुछ बुलबुले और टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था। साफ तौर पे नीचे जो क्रीचर मौजूद है उसने अभी हार नहीं मानी होती। नीचे समुद्र से बबल्स को देख के जियान कहता है बाहर आ रहा है। सुनाई देती है कुछ ग्लब ग्लब की आवाजें। सूची और जियान दोनों ही और भी टेंस हो जाते हैं। फाइनली सुनाई देती है स्प्लैश की आवाज। समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर बनी थी और इस वेव में से एक इनॉर्मस क्रीचर बाहर आता है। इस जीव को देख के जियान की आंखें श्रिंक हो गई थी। वो दांती मीस के बोलता है डैम इट, ये एक डेविल वेल है। सूची रिपीट करती है डेविल वेल। उसकी आंखों में कंफ्यूजन मौजूद था। ऑफ कोर्स भले वो इसके बारे में बहुत नहीं जानती हो, लेकिन जब वो उसके गार्गेंचुअन साइज को देखती है जो कि कई हजारों मीटर तक फैला हुआ था, वो समझ जाती है कि क्रीचर कितना ज्यादा भयानक हो सकता है। जियान सोलोम बाज में बताता है डेविल वेल ऐसा क्रीचर है जिसे बस खाने में पाया गया है। खासकर जब चीज पाई जाती है र्यून्स के अंदर तो दरिंदगी की निशानी बन जाती है। इन सभी कारणों की वजह से इसका एक और नाम पड़ा और वो नाम है खजानों का रखवाला। जियान थोड़ा पॉज लेके बोलता है इसके आकार को देख के बताया जा सकता है कि ये अपने एडल्टहुड में एक एडल्ट डेविल वेल की स्ट्रेंथ होती 8 स्टार 2 एम्पर लेवल की। लगता है हम एक सीरियस परेशानी फंस गए। जियान की बातों में चेतावनी साफ छिपी होती है। सूची अपने हाथों क्लेंच करके बोलती है चलो हम इसे कुछ समय तक ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमारी चीजें बुरी होती हैं तो हम वापस जाएंगे। बात बस ऐसी है कि अगर हम इस आइलैंड के ऊपर के ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं तो हमें इस बीज को संभालना ही होगा। इधर बातचीत चली रही थी तभी उन्हें सुनाई देती है तेज रोर की आवाज। ऐसा लगता है इस दहाड़ की वजह से पूरा समंदर कांप गया हो। इस जीव का शरीर होता है ओवल शेप का। वहीं पे इसकी सबसे डरावनी होती है आंखें। ये अपनी फिश टेल को लगातार फ्लैप कर रहा होता है। इसकी पूंछ की हर एक फटकार के साथ पानी में एक बड़ी लहर बनती थी। फाइनली उसकी लाल आंखें देखती जियान और सूची की तरफ। ये तुरंत ही अपने शरीर के छोटे से हिस्से को बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसकी इतनी बॉडी इतनी इनॉर्मस होती है कि अगर ये पूरी तरह से बाहर आ जाता लोग बस इसके साइज को देख के बेहोश हो जाते। वो डेविल वेल अपनी क्रूरता से भरी आवाज में कहता है तुम इंसान फिर से आ गए। इस डेविल वेल का किलिंग इंटेंट इतना खतरनाक था कि ये हवा में लाल रंग की रिपल्स बनाने लगा था। इसे देख के जियान के एक्सप्रेशन ग्रेव हो जाते हैं। स्पेशली वो वेल की इंसानों के खिलाफ हॉस्टिलिटी को नोटिस कर पाता है। जियान कहता है लगता है इसके और इंसानों के बीच में रिश्ते काफी खराब रहे हैं। जियान की इस पर जो स्ट्रेंथ फैलती है हवा में से फ्लक्चुएशंस को सेंस करके जियान बोलता है इस क्रीचर की स्ट्रेंथ 8 स्टार 2D के अर्ली स्टेज तक पहुंच चुकी है और क्योंकि हम अभी पानी के ऊपर मौजूद हैं एडवांटेज इस क्रीचर के पास है। मुझे लगता है इसे चोट पहुंचाने में एक मिड स्टेज 8 स्टार 2D को भी परेशानी होने वाली है। जियान और भी कुछ बोलने वाला था कि मोमेंट पे हम उस डेविल वेल को अपने जबड़े को खोलते हुए देखते हैं। तुरंत ही चारों तरफ का नेचर ऑरा उसके मुंह में जाता है। फिर जूम की आवाज के साथ एक डेवास्टेटिंग फोर्स जियान की तरफ आगे बढ़ गई थी। ये एक नीले रंग की रोशनी होती है। इसे तुरंत ही हवा में सोनिक बूम की आवाज फैलती है। जियान ने तुरंत ही रिएक्ट किया था। तुरंत ही सूची के फिगर को लेके अपने पैरों में सारी फ्लेम पावर को डालता है। तुरंत ही स्पेस फट गया था। जियान बूम की आवाज के साथ लेफ्ट में चला जाता है। इसी मोमेंट में वो लाइट भी पास होती है। इसके पीछे रास्ते में बस खाली वॉइड रह जाता है। अगर जियान का डो यहाँ मौजूद होता तो शायद वो भी जल के राख हो चुके होते। ऐसी ओवरवेलमिंग पावर को फील करके सूची के चेहरे के रंग उड़ गए होते हैं। वो कहती है हमें क्या करना चाहिए। इस शेयर पावर की वजह से उसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। जियान खुद को स्थिर करके बोलता है हम फाइट करेंगे क्योंकि हमारे पास अब और कोई विकल्प नहीं बचा। कुछ चीजों के बारे में सोच के जियान मुड़ता है सूची की तरफ। वो कहता है क्या तुम मुझे हवा में ही संभाल सकती हो? याद रखना पानी मुझे छूना नहीं चाहिए। ये सुनकर सूची गहरी सांस लेने के बाद बोलती मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वो तुरंत ही अपनी विंड एट्रीब्यूट की एनर्जी को अपने चारों तरफ के प्रोटेक्टिव बैरियर में भेजने लगी थी।
पैरों के नीचे स्थिरता को महसूस करके वो कहता है अगर ये पानी मुझे छू नहीं पाता है तो हो सकता है हमारे पास एक मौका हो। जियान ने नोटिस किया था कि जब नीचे का सी वाटर उसके कांटेक्ट में आ रहा है उसकी फ्लेम की पावर कम हो जा रही थी। वहीं पे जब इन दोनों नमूनों ने उस डेविल वेल के अटैक को डॉज कर दिया होता है वो डेविल वेल फ्रस्ट्रेशन की वजह से आसमानी तरफ देख के धाड़ मारता है। तक न जाने कितने इंसान उसका शिकार बने हैं। इस वजह से वो इन दोनों की ऐसी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी थंडरस आवाज फिर से आसमान में गूंजती है। वो कहता है हम पैथेटिक ह्यूमंस, लेकिन शायद इसे पता नहीं होता है कि जियान बस इसके बोलने का इंतजार कर रहा था। तुरंत ही जियान की स्पिरिचुअल पावर इरप्ट होती है। अटैक का नाम होता है हुआंग डिवाइन एंगर। पीछे से जियान का एक बड़ा अवतार अपीयर हुआ था जिसके मुंह से भयंकर स्पिरिचुअल वेव बाहर आती है। जब वे टकराई थी उस वेल से ऐसा लगता है एक पल के लिए उसने अपना संतुलन खो दिया हो। जियान के सोल अटैक की इंटेंसिटी को फील करके वो वेल अपनी आंखें नैरो करके बोलता है एक ऐसी टेरिफाइंग सोल पावर वाला इंसान। लेकिन लगता है जियान यहाँ पे रुकने वाला नहीं था। हवा में थोड़ा सा ऊपर जाके बूम की आवाज के साथ जियान की बॉडी से फ्लेम इरप्ट होती है। नीचे जहाँ पे पानी था ऊपर आग का समंदर बनने लगता है। ये देख के डेविल वेल बोलता है फायर, और वो भी समंदर में। मूर्ख इंसान, क्या तुझे मरने का इतना शौक है? वो अपनी मैसिव टेल को हवा में उठाता है। फिर ये पूंछ क्रैश की आवाज के साथ पानी की सतह से जाके टकराती है। ऐसा होने पे कई सौ मीटर ऊंची वेव्स बनती है जो बढ़ गई थी जियान की तरफ। ऐसे सीन को देख के शूजी का दिल बैठ रहा था। ट्रेम्बलिंग आवाज में कहती है वेव्स, इनमें डेविल वेव की पावर छिपी हुई है। ऊपर से जियान कहते हैं हम पीछे नहीं हट सकते। उसकी आंखें भी सैवेज हो जाती हैं। जब सामना करना हो एक एक्स्ट्रा 2-3 डेविल वेल का, जियान अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बचाता। यूज किया जाता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज, गोल्डन इमोर्टल बॉडी और एम्परर फ्लेम का। बूम 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 की आवाज के साथ जियान का ऑरा स्काई रॉकेट हुआ था और साथ में उसका फिगर भी ग्रो होता है। बस एक ही सेकंड के अंदर वो एक जायंट बन जाता है और उसकी स्ट्रेंथ जा चुकी थी 7 स्टार 2D की मिड स्टेज तक। जब शूजी को जियान के गोल्डन फिगर का ऑरा फील होता है जिसे स्प्लेंडेड फ्लेम्स ने घेर रखा था, उसकी आंखें गहरी जिज्ञासा से भर गई थी। वो कहती बस अपनी 2D बॉडी का इस्तेमाल करके ये खुद को इस लेवल तक पहुंचा पाया है। ये भले ही अब भी डेविल वेल का बराबरी में सामना न कर पाए, तब भी लगता है हम अब खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली जब उसने जियान के स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को देखा था, शूजी के लिए जग सुनना सुना हो गया होता है क्योंकि अब तक उसने ऐसी टेक्निक के बारे में कहीं नहीं सुना होता। वो कहती इस टेक्निक की रैंक ये कम से कम होली रैंक की होगी। अब उस डेविल वेल को भी जियान की बॉडी से कुछ अजीब फ्लक्चुएशन सेंस होने लगी थी। वो गुर्रा के बोलता है इंसान, लगता है तेरे शरीर में कई राज छिपे हुए हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ के बीच में जो एब्सोल्यूट गैप है उसे एक खजाने भर नहीं सकते। जियान कहता है ऐसा होना जरूरी नहीं है। उसकी आंखें भी एकदम कोल्ड हो चुकी थी। वो इस डेविल वेल के घमंड का इस्तेमाल करके इस युद्ध के रुख को बदलना चाहता था। दूसरी तरफ अब डेविल वेल भले ही जियान से घमंड से बात कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में एक अनसर्टेनिटी भी मौजूद होती है। वो मनी मन में कहता है इंसान यहाँ पे कई सदियों से नहीं आए, लगता है ये रूइंस में घुसने वाले पहले लोगों में से है। चलो देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाता है। फिर डेविल वेल की नजरें जाती हैं जियान के चारों तरफ हुई फ्लेम के ऊपर। वो खुद से बोलता है ये फ्लेम ये इन तीनों आइलैंड में से एक को रिजेंबल करती है, बस कंपेयर करने पे ये बहुत कमजोर है। उसे उस एंटिटी की चेतावनी याद आती है। उस बीइंग ने डेविल वेल से कहा था कि अगर तुम्हारे एक ऐसे इंसान से सामना होता है जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेम्स मौजूद हो तो तुम्हें उसे रोकना नहीं है। डेविल वेल कहता है भले मैं उस बात को समझ न पाया हूँ, लेकिन मुझे वो माननी ही होंगी। एक बार फिर से उसकी पूंछ ऊपर उठती है और उसकी आंखें कोल्ड हो जाती हैं। लगता है अगला अटैक आने वाला था। और मैं ऐसी किया उसको फील करके जियान समझ जाता है कि उसकी फ्लेम काफी नहीं होगी और फाइनली वो यूज करता है अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड। जियान कहता है बाहर आओ। अचानक से उसके चारों तरफ जो मिल्की व्हाइट फ्लेम फैली होती है हम उसके रंग को बदलते हुए देखते हैं। इसका कलर अर्धन येलो होने लगा था। इस खाकी फ्लेम के अपीयर होते ही स्पेस में से क्रैक क्रैक की आवाज आने लगती है। जियान से थोड़ा नीचे खड़े शूची की बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। वो ठंडी सांस भर के बोलती है ये एक्चुअली में एक होली फ्लेम है। उसे अपने सैक के रिकॉर्ड्स याद आते हैं। इस जवान सेंटियन को तो छोड़ो, अगर इस पूरे ज्वालिंग कॉन्टिनेंट की बात करी जाए तभी होली फ्लेम को ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। तब तक जवान सेंटियन में कोई भी ऐसा एक्सपर्ट मौजूद नहीं था जिसके पास एक असली होली फ्लेम मौजूद हो। खाकी फ्लेम की वजह से स्पेस को चरमराती हुई देख उस डेविल वेल के एक्सप्रेशन भी शिफ्ट होते हैं। जियान की होली फ्लेम में से फैलती खतरनाक लेवल की हीट जब ये रिपल्स डेविल वेल की त्वचा के कांटेक्ट में आती है उसे एक इंटेंस पेन फील होता है। अब फाइनली उसके दिमाग में वो चेतावनी क्लियर हो जाती है। वो कहता है ये फ्लेम क्या ये वही है जिसके बारे में उस बीइंग ने बताया था। उस डेविल वेल की आंखों में पहली बार एक कैलकुलेटिंग लाइट फ्लैश होती है। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इस बच्चे की जान नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अगर तुम इस अटैक का सामना भी नहीं कर पाते तो तुम्हारे रूइंस में एंटर करना वैसे भी व्यर्थ है। जब अचानक से डेविल वेल ने अपने अटैक को बीच में रोक के इस तरीके से सोचना शुरू कर दिया था, ये देख के सूची भौं से कोड़ लेती है। दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठा के जियान रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल टेक्निक को परफॉर्म करता है। वो एक्शन
कैन से रिएक्ट करते हुए सबसे पास वाले आइलैंड में से बहुत सारे पत्थर उठते हैं और ये इकट्ठे हो जाते हैं जियान के सर के ऊपर। पूछ की आवाज के साथ उन्हें फ्लेम ढक लेती है। इस बड़े से आके गोले को भेज दिया गया था डेविल वेल की तरफ। इस अटैक को देख के डेविल वेल अपने जबड़े के ऊपर एक नीले रंग की ऊर्जा का बड़ा सा गोला बनाता है और एनर्जी ऑफ सामना करता है जियान के हेवन रॉक बरियल का। सुनाई दी देखते बैंक की आवाज। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बाहर आने वाली शॉक वेव्स की वजह से शूजी को भी खुद को हवा में टिकाने में परेशानी होने लगी थी। वो खुद और जियान को कई कदम पीछे ले जाती है। शी कहती है क्या टेरिफाइंग पावर है। ऐसे पेंडेमोनियम के बीच में जियान ने निकाली थी फिर से रूलर और इसे वो नीचे ऊपर दाएं बाएं हैक करना शुरू कर देता है। जियान के हैवी रूलर अटैक्स डेविल वेल की सीधा बॉडी से जाकर टकराते हैं। सुनाई देती कई बूमिंग साउंड्स। बात बस ऐसी थी कि जियान का हर एक अटैक पिछली बार से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। एक और बैंक की आवाज सुनाई देती है। इस बार डेविल वेल की बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। अपने अटैक्स का इफेक्टिव होते हुए देख जियान अपनी रूलर को फिर से एक बार ऊपर उठाता है। ये जियान का सबसे खतरनाक रूलर अटैक होने वाला था। सारी फ्लेम इकट्ठी होती रूलर की टिप पे। धीरे धीरे वहाँ पे एक छोटे से सूरज ने जन्म ले लिया था। जब उसकी शेयर इंटेंसिटी को वो डेविल वेल सेंस करता है, लगता है फाइनली उसका कॉन्फिडेंस डगमगा गया था। वो कहता है इंसान मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना स्ट्रॉन्ग होगा। अचानक से हम उसकी लाल आंखों को बंद होते हुए देखते हैं। अगली बार जब वो आंखें खुली थी उनमें एक शांति आ गई होती है। हालांकि इस नजारे को देख के जियान भी थोड़ा डगमगा गया था, लेकिन क्योंकि वो आग से खेल रहा है अटैक को रोकने का सवाल नहीं उठता। जियान इसे आगे लॉन्च करता है। ये जैसे ही पहुंचा था डेविल वेल के सामने उस मछली के शरीर को एक नीले रंग की रोशनी ढक लेती है। जब जियान का अटैक से टकराता है सुनाई देता है लो मफल्ड बैंक का साउंड। बस ये अटैक उस वेल के त्वचा तक नहीं पहुंच पाया था। ऐसा लगता है डीमन वेल अब तक जियान का टेस्ट ले रहा होता है, वरना अगर वो इस पावर को पहले यूज करता तो शायद उसे हिलने की भी जरूरत न होती। जियान के अटैक को रिसीव करने के बाद वो डेविल वेव स्नॉट करता है। ये हम्प की आवाज एक भारी से साउंड वेव में बदल के जियान के शरीर से टकराती है। जियान को ऐसा लगता है जैसे उससे कोई पार्ट टकरा गया हो। उसकी बॉडी फुटबॉल बन गई थी। वो फ्रस्ट्रेशन से भरी आवाज में कहता है आखिर इस क्रीचर के डिफेंसेस इतने खतरनाक कैसे हो गए, मैं इसे चोट नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। जियान फिर से एक बार अटैक करने के लिए तैयार हुआ ही होता है। तभी डेविल वेल उसे रोकते हुए बोलता है इंसान तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है मेरे पास कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिन्हें जानने में तुम काफी इंटरेस्टेड हो गए। ये सुन के जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं। इंस्टिंक्टिवली वो एकदम सतर्क हो गया था। अचानक से फील करता है कि अभी डीमन वेल भले ही पहले इतना खतरनाक न लग रहा हो, लेकिन खतरा अभी कम नहीं हुआ, क्योंकि एक ऐसा बीस्ट जो कि सिर्फ हमला करना ही जानता है, उसे डील करने के कई तरीके होते हैं। लेकिन जो बीस्ट सोच सकता हो तब परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। जियान पूछता है तुम क्या कहना चाहते हो। डीमन वेल कहता है दिखाता हूँ, थोड़ा रुको। इससे पहले जियान रिस्पॉन्ड कर पाता एक नीले रंग की रोशनी की दीवार वेल की पूरी बॉडी को ढक लेती है। शूची जो कि बगल से एंग्शियसली सीन को देख रही थी वो कंफ्यूजन से भरी आवाज में कहती है हो क्या रहा है। ऑफ कोर्स ये सेम सवाल जियान के दिमाग में भी था, लेकिन क्योंकि वो डीमन वेल से कोई किलिंग इंटेंट फील नहीं कर रहा, इस वजह से वो हमला करना रोक देता है। उस ब्लू वाटर कर्टन के पीछे से सुनाई देती ग्लू 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 की आवाजें। जब नीली रोशनी हटती है तो वहाँ पे उस वेल की जगह पे एक बंदा खड़ा होता है। इस व्यक्ति के बाल एकदम नीले होते हैं और इसके शरीर से वो जीवन शक्ति दूर से महसूस करी जा सकती थी, मतलब वाइटैलिटी। कुछ पॉइंट्स को कनेक्ट करने की वजह समझ जाता है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। भले ही कई भी टेम्परेरी इंसानी रूप को ले सकते हो, लेकिन तब भी जानवरों की कुछ चीजें उनसे जाती नहीं थी। वहीं पे एक ट्रू ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना ये बस दो इमोर्टल लेवल के बीच के बस की बात है। इस डेमोनिक वेल का ऐसा कर पाना ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी। वो इंसान बन चुका डीमन वेल पूछता है लड़के तेरा नाम क्या है। जब ना हेजिटेशन के बताता है जियान। ये सुन के डेमोनिक वेल अपनी बत्ती से दिखाता है। वो कहता है जियान हाँ लगता है लड़के मैंने तुझे पहले अंडर एस्टिमेट किया था। इस उम्र में होली फ्लेम को पोजेस करना ऐसे करने वाले एक्सट्रीमली रेयर लोग होंगे। एक पल के लिए तो जियान को देख रही उसकी आंखों में हम एक लालच से भरी भावना को भी देख सकते हैं। जब ये देख के जियान फिर से लड़ने की मूड में आ जाता है और डीमन वेल अपने हाथ को वेव करके बोलते रिलैक्स। भले तुम्हारे शरीर की होली फ्लेम काफी टेम्पटिंग हो, इसे लेने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी जरूरत है। जियान कहता है मेरी क्या जरूरत है। ये सुनकर डीमन वेल कहता है इंसानी लड़के तुम्हें अपनी वैल्यू को कम नहीं आंकना चाहिए, और मैं जानता हूँ कि तुम इंसान इन रियूज में क्यों आए हो। जियान कहता है अगर तुम जानते हो तो हमें रोक क्यों रहे हो। ऐसा लगता है डीमन वेल कुछ मिस्टीरियस छिप पा रहा हो। वो कहता है रियूज के समुद्र से मुझे एक तरीके से बांध दिया गया है, तुम ये चीजें अपने आप ही समझ जाओगे। ये सुनकर जियान पूछता है और वो समझने का समय कब आएगा। ये सुनकर डेमोनिक वेल के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और भी बड़ी बत्ती से दिखा के बोलता है ऐसा तब होगा जब तुम उससे मिलोगे। न जाने क्यों, लेकिन जब जियान ने शब्द सुने होते हैं उसकी हार्ट बीट्स एकदम बढ़ जाती हैं। ये फीलिंग डेफिनेटली अच्छी नहीं होती। डीमन वेल अपने हाथ को वेव करके बोलता है चलो इसको छोड़ो, वैसे मुझे यहाँ पे इसलिए गार्ड के रूप में बिठाया गया था
जिससे मैं बस उन लोगों को अंदर जाने दूं जो शानदार फ्लेम्स को पोजेस करते हैं। लेकिन मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि इस बार काफी ज्यादा लोग आए हैं। मुझे लगता है मेरे पास और भी विकल्प मौजूद हैं। ये सुन के जियान का चेहरा फ्रस्ट्रेशन से भर गया था। लगता है डीमन वेल से फाइट करके उसने औरों के लिए रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि उसके पास है खतरनाक लेवल की फ्लेम। और जब डीमन वेल उसे पास होने दे रहा है तो इसका मतलब है उसका मिशन पूरा हो गया। अब उसे और लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है। डीमन वेल कहता है तुम इसे ऐसे समझो, इन रिंग्स में अनगिनत खजाने मौजूद हैं, लेकिन बिना मेरे तुम इनमें से किसी को भी हासिल नहीं कर पाओगे। जियान ठंडी सांस भर के बोलता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो डीमन वेल 2-3 बार नोट करके बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम ग्वांशन आइलैंड जाओ। जियान कहते हैं ग्वांशन आइलैंड। और डिमोनिक वेल बताता है हाँ, तुम जिन तीनों टापुओं को ऊपर देख रहे हो उनका नाम है ग्वांशन आइलैंड, जेड रैबिट आइलैंड और मूनलाइट आइलैंड। लेकिन ग्वांशन आइलैंड में जाने के लिए तुम्हें बाकी के 2 आइलैंड्स का टोकन चाहिए होगा। जब तुम्हारे पास वो दोनों होंगे तुम समझ जाओगे कि तुम्हें क्या करना है। उन चीजों को याद रखे जियान पूछता है क्या तुम जानते हो कि लाइफ और डेथ फायर कहाँ मौजूद है। इस पर डीमन वेल थोड़ा सोचने लगा था। वो कहते हैं लाइफ और डेथ की फायर, हाँ ये काफी कीमती खजाना है। अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये मूनलाइट आइलैंड में मौजूद होगी। जियान कहते हैं मूनलाइट आइलैंड। उसके दिमाग में अब एक प्लान जन्म ले चुका था। वो पहले लाइफ और डेथ की फायर को कलेक्ट करने जाएगा, फिर बारी होगी यूरू की इनहेरिटेंस की। जियान को गहरी सोच में देख के डीमन वेल कहता है गुड लक, शायद हम ग्वांशन आइलैंड में फिर से मिलेंगे। ये कहते हम उसके शरीर को पानी में बदलते हुए देखते हैं। समुद्र में बनती है एक बहुत बड़ी लहर, फिर स्प्लैश की आवाज के साथ एक कोलोसल क्रीचर दूर चला जाता है। वो जा रहा था ग्वांशन आइलैंड की तरफ। पानी की स्प्लैशिंग साउंड की वजह से जियान फिर से होश में आ गया था। डिमोनिक वेल के फिगर को गायब होती हुई देखो चिल्ला के बोलता है रुको रुको, तुमने मुझे बाकी के आइलैंड्स के बारे में कुछ नहीं बताया है। अफसोस की बात थी कि उसकी बात बस सूची सुन रही थी, क्योंकि अब यहाँ पे बस यही 2 रह गए होते हैं। जियान दांती मीस के बोलता है डैम इट। वो मनी मन में गाली देता है हेवली डीमन वेल यू बैस्टर्ड। सूची जो कि जियान के बगल में अपीयर हो चुकी थी, वो उसके जेरी की फ्रस्ट्रेशन को देख के समझ पाती है कि आखिर वो कैसा फील कर रहा है। सूची बोलती है जाने दो, क्योंकि वो डीमन वेल जा चुका है। मैं सोचना होगा कि मूनलाइट आइलैंड पे कैसे जाया जाए। ये सुन के जियान ने एक्सेल किया था। वो अपनी भावनाओं को शांत करता है। इन दोनों की इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू होती है और नजारा मीफंग के ग्रुप की तरफ लौटा था, क्योंकि इन सबसे लिपटी होती है जियान की फ्लेम्स। समुद्र में रहने के बाद भी पानी ने छू नहीं पा रहा था। म्यूइंग जिसके चेहरे पर सबसे ज्यादा चिंता दिखाई दे रही थी, वो चुप्पी तोड़ते हुए बोलती है इन दोनों को गए हुए काफी समय हो गया, क्या ये किसी परेशानी में फंस गए हैं। इसके रिप्लाई में चिंगशिंग कुछ बोलने वाली थी, बट तभी उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो चिल्ला के बोलती केयरफुल। उसके मुंह से शब्द भारी आए थे। समुद्र में बनता है एक बड़ा सा सैलाब। ये फिरोशियस जायंट वेव जंगली जानवरों की तरह म्यूइंग के ग्रुप की ऊपर टूट पड़ती है। सबसे तेज एक्शन लेने वाला मीफंग था, आखिरकार उसे रखवाला बनाया गया था। तुरंत ही उसकी वुडन स्वॉर्ड नीचे जाती है और वो उसे ऊपर की तरफ स्लैश कर देता है। अगली पल में एक जायंटिक स्वॉर्ड एनर्जी आगे से आ रही वेव को 2 हिस्सों में बांट देती है। बीच में म्यूइंग का ग्रुप सेफ रह गया था। मीफंग चारों तरफ देखती हुए बोलता है मॉन्स्टर्स वेव कहाँ से आई। तभी लैंग फुयो सभी को चेतावनी देती है। वो कहती हालांकि ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कुछ जरूर गलत है। जियान की फ्लेम्स फ्लेकर हो रही हैं, ऐसा लगता है ये गायब होने वाली हो। लगता है इन शब्दों ने म्यूइंग के दिल पे वार किया था। वो पैनिक से भरी आवाज में चिल्ला के बोलती नहीं, इसका मतलब है कि जियान और चिंगशिंग किसी खतरे में है, वरना उसकी फ्लेम ऐसे बर्ताव नहीं करती। हमें उसके पास जाना होगा। ये सुन के बाकी लोग हेजिटेट करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं म्यूइंग की आंखों की डिटर्मिनेशन को, वो समझ जाते हैं कि इस लड़की को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मीफंग सबकी तरफ से निर्णय लेते हुए बोलता है लेट्स गो, हम इन्हें आइलैंड्स के नीचे ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम सब चौकन न रहना। भले ही मौजूद लड़कियों को ज्यादा तैरना नहीं आता हो, तभी जियान की फ्रेम से सुरक्षित रख रही थी। ये जाते हैं उन 3 आइलैंड्स की तरफ और सीन थोड़ा पीछे की तरफ गया था। तो फाइनली रियू से बाहर के ग्रुप से पहुंचने लगते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ची हाओरिन के डुओ को। बड़ा भाई ची हाओरिन बोलता है आखिर जियान का ग्रुप कहाँ पे गया। असल में ये भी जियान की तरह उस सफेद रंग की पैसेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद ये समुद्र में पहुंच गए थे। उसका छोटा भाई जिसकी नजरें टिकी होती थी आइलैंड्स के ऊपर, वो कहते लगता है वो उन टापुओं के पास पहुंच गए होंगे। ये सुन के ची हाओरिन का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। वो कहता है चलो हम समय बर्बाद नहीं करते, हमें हर कीमत पे जियान की टीम को रोकना ही होगा, क्योंकि अगर हम फेल हुए। इतना कहने के बाद वो बोलना बंद कर गया था, क्योंकि किंग ज़ॉलिंग क्या कर सकता है इसकी उसे अपने छोटे भाई को बताने की जरूरत नहीं थी। ये दोनों भी तैरते हुए आइलैंड की तरफ चले गए थे। पीछे सुपर सेक्स और बाकी के कई फैक्शंस के डिसाइपल्स आते हैं। लगता है जब सुपर सेक्स के डिसाइपल्स ने उस पोर्टल में एंटर कर लिया था तो बाकियों से रहा नहीं गया। सीन चेंज हुआ था। हम देखते हैं जियान के ग्रुप को। हर ग्रुप के नाम पे उसके पास बस सूची होती है। जियान कहते हैं अजीब बात है, मुझे समुद्र की जगह बाकी
जगहों से अलग लग रही। इस पर शूजी ने भौं से घूर के नोट कर दिया था। खूब सर्च करने के बाद भी अभी तक पता नहीं लगा पाए थे कि आइलैंड्स पे कैसे जाया जाए। तभी जियान मुड़ता एक डायरेक्शन की तरफ। उसका चेहरा रिलैक्स तब होता है जब वो देखता है कि अपना ही ग्रुप है। जियान को देख के मियूइंग को भी रिलीफ फील हुई थी। उसे हालचाल पूछती है। मियूइंग कहती है हमने पहले बैटल की फ्लक्चुएशन सेंस करी, आखिर हुआ क्या था? जियान कहता है कुछ नहीं, हमारा सामना बस यहाँ के गार्डियन से हुआ था, लेकिन हमने उसे संभाल लिया है। ये जान के मियूइंग की चिंता थोड़ी कम हो जाती है। वहीं पे जब यूरू मियूइंग के चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन को देखती है, ऐसा लगता है उसने कुछ बहुत कड़वा खा लिया हो। यह फोर्स जेलसी थी। उसकी सीनियर सिस्टर शूची जो कि लगातार उसे ऑब्जर्व कर रही थी, वो यूरू से कहती है अभी हमें आइलैंड्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। फाइनली जियान सबको इन 3 आइलैंड्स के बारे में बताता है। वो कहता है लाइफ और डेथ की फायर ये हमें मूनलाइट आइलैंड में मिलेगी। वहीं पे यूरू के नए टेंस है ग्वांगन आइलैंड में, और ग्वांगन आइलैंड में एंटर करने के लिए हमें मूनलाइट आइलैंड और जेड रैबिट आइलैंड से एक टोकन चाहिए होगा। मीफंग जो कि हर चीज के लिए एक्साइटेड रहता था, वो तुरंत ही हाथ उठा के बोलता है तो फिर हम खड़े क्यों हैं, चलो पहले मूनलाइट आइलैंड जाया जाए। मीफंग को ऐसे देख के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है बहुत अच्छा होता अगर ये इतना सिंपल होता, हम इसे पहले इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं। लगता है इन टापुओं में जाने से हमें एक मैकेनिज्म रोक रहा है, क्योंकि यहाँ पे उड़ने का विकल्प नहीं है। लगता है हमें किसी और तरीके को ढूंढना होगा। लैंग फुया कहती है एंट्री मैकेनिज्म, अगर ये मैकेनिज्म है तो इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। लैंग फुया की बात को सुन के सभी के चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश हुआ था। जिन एक्साइटमेंट के साथ बोलता है बिल्कुल, अगर तुम इसे हैंडल कर सकती हो तो बहुत अच्छा होगा। फाइनली लैंग फुया आगे बढ़ी थी। ऐसा लगता है अब वो ग्रुप की लीडर बन चुकी हो। उसकी पेनी आंखें ऊपर के आइलैंड को ध्यान से देखती है, फिर वो और एरियाज को देखने लगती है। लैंग फुया कहती है तीनों आइलैंड समुद्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ अजीब है। ये अजीब क्या हो सकता है? अपनी आंखें बंद करके वो फोकस करने लगी थी। चिंगशिन जिसने इस लड़की की कई शैतानियां देखी होती हैं, वो जियान से पूछती है क्या हमें इसे रोकना चाहिए। जियान से रिला के बोलता है उसे ट्राई करने दो। मुझे लगता है वो जानती है कि वो क्या कर रही है। जब सब लैंग फुया को एंटिसिपेशन के साथ देख रहे होते हैं, तभी यूरू के माथे पे जो रून था वो ग्लो होना शुरू कर देता है। इसमें से बाहर आने वाली सॉफ्ट व्हाइट लाइट लैंग फुया की तरफ आगे बढ़ने लगती है। अचानक से लैंग फुया की आंखें खुली थी। वो कहती है मैंने ढूंढ लिया। सब मिलके साथ में बोलते क्या मिला? लैंग फुया मुड़ी थी यूरू की तरफ। वो कहती अगर हम इन टापुओं पे जाना चाहते हैं तो चाबी यूरू है। ये सुन के यूरू स्टार्टल्ड हो जाती है। वो कहती है मेरी क्या जरूरत है? लैंग फुया बॉस की तरह बोलती है सिंपल, तुम अपने माथे के उस रून को एक्टिवेट करो, ये हमें एक आइलैंड की तरफ ले जाएगा। लगता है जियान ये सोचना भूल गया था। वो कहता है क्या सच में ऐसा हो सकता है? जियान कैसे एक्सप्रेशन से और एक्सप्रेशन को देख के लगता है लैंग फुया की ईगो को काफी अच्छा लगा था। वो कहती है और क्या, कभी कभी हमें बस सही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। ये सुन के सब लोग शांत हो गए थे और इनकी नजरें टिक जाती हैं यूरू के ऊपर। खैर चलो हम भी अपना फोकस यूरू पे नहीं लगाते हैं, वरना कहीं ये लड़की ज्यादा प्रेशर में ना आ जाए। वैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम में से किस किस के दिमाग में सेम लैंग फुया वाला आइडिया आया था? सबको अपनी अपनी मम्मी की कसम कमेंट्स में झूठ मत बोलना। ऑनेस्टली मैं अपनी बात बताऊं तो मैं काइंड ऑफ इसे भूल गया था। नेक्स्ट एपिसोड में जियान की टोरी आइलैंड में तो एंटर कर ही रही होगी। ऑफ कोर्स मूनलाइट आइलैंड में हम मिल रहे होंगे आइलैंड के 3 मॉन्स्टर्स से। फाइटिंग सीन्स तो इस एपिसोड से शुरू हो गए और तुम इसे बस शुरुआत कर सकते हो। आगे आने वाले एपिसोड्स में चाहे वो मैजिकल बीस्ट हो या फिर वो इंसान, ऑलमोस्ट सभी जियान के दुश्मन बनने वाले हैं। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होते ही वीडियो पहुंचे आपके पास। वहीं पे अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता है तो ज्वाइन कर सकते हो हमारी मेंबरशिप को, जिससे आप कल के एपिसोड को शाम को एंजॉय कर पाओगे। वहीं पे अगर आप उससे भी एक एपिसोड आगे देखना चाहते हो तो अपने लेवल को इमोर्टल लैंपर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हो। ज्वाइन का बटन सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।